आगे हम पढ़ेंगे कि निबंध में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आएगा आपका निबंध किसी एक उद्देश्य परक विषय पर लिखा जाना चाहिए। ठीक है, यानी निबंध किसी एक उद्देश्य परक, यानी कोई उद्देश्य होना चाहिए उसका लिखने के। कोई भी टॉपिक नहीं ले सकते आप। आपके लिए ये विशिष्ट है ना, जैसे रक्षाबंधन है, दिवाली है, या आप कहीं बाहर घूमने गए, भ्रमण करने गए, तो वो भी निबंध में शामिल हो सकता है। तो वो एक विषय है, ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो आप लिखते जाएंगे। दूसरा है विषय से संबंधित आप लिखते भी जाएंगे साथ में। ठीक है, सभी बिंदुओं पर बिंदुओं का उल्लेख क्या करना है आपको? उल्लेख करना चाहिए। यानी आप किसी भी विषय में जो महत्वपूर्ण उसकी बातें हैं आप उनको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये इसका मतलब है। तीसरा है विचारों में परस्पर तारतम्यता और नियोजन होना चाहिए। देखो अब ये है बहुत अच्छा, ये लिखा है इन्होंने, निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए? निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होना चाहिए। विषय तथा जो आप विचार कर रहे हैं, विचारों के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि निबंध की भाषा क्या होगी, जैसे आपको 2-3 टॉपिक हमने बताए, तो हर जैसे स्वतंत्रता दिवस है उसकी अपनी अलग भाषा है, दिवाली के लिए हम लिख रहे हैं उसकी भाषा अलग होगी। ऐसा नहीं है कि भाषा मतलब ऐसा नहीं है कि अरबी, फारसी, उर्दू, नहीं, मतलब जो शब्द हैं, जो उसके शब्द हम लिखेंगे वो विशिष्ट और उनके मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, शब्दों पर विशेष आपको ध्यान देना है। ये दिया है, देखो, शब्दों की निश्चित सीमा होती है, होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद विभिन्न तरह के उदाहरणों, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का यथानुकूल प्रयोग होना चाहिए। यथानुकूल प्रयोग होना चाहिए। भाव क्रमबद्ध हो तथा उनमें समरसता बनी हुई। ये
और भी कई बातें हैं, ये मुख्य रूप से आदि लिख देते हैं। यहाँ कितने लिखेंगे, हमने 15-16 के करीब। ये मुख्य रूप से आपके लिए जरूरी है ये जानना। तो देखो, निबंध किसी एक उद्देश्य परक विषय पर लिखा जाना चाहिए। ये जरूरी है कि एक आपके मन में विषय होना चाहिए और उस विषय पर ही निबंध भाषा के साथ, बहुत अच्छी भाषा के साथ आपको लिखना है। विषय से संबंधित सभी बिंदुओं का उल्लेख भी करना चाहिए। जिस भी टॉपिक को आप ले रहे हैं उस टॉपिक का उस टॉपिक में क्या है, जो भी बिंदु आप बताना चाह रहे हैं वो पूरे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप विषय चुन लिया आपने और आपके पास उसकी जो जानकारी है वो विचारों में नहीं है। विचारों में परस्पर तारतम्यता नियोजन होना चाहिए। विचार एकदम सही होने चाहिए उस विषय को लेकर, जानकारी एकदम सटीक होनी चाहिए। निबंध की भाषा विषय तथा विचारों के अनुरूप होनी चाहिए। ये हमने अभी आपको बताया था कि कोई भी विषय हम चुन रहे हैं तो उसकी भाषा भी उसी के अनुरूप होगी। शब्दों की निश्चित सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने भाव विचार व्यक्त करते जा रहे हो, टॉपिक बहुत बड़ा हो गया निबंध का। उदाहरणों, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का यथानुकूल, जहाँ जरूरत पड़े आप लोकोक्तियाँ, भाषा, लोकोक्तियाँ, मुहावरे और उदाहरण, यानी कि विभिन्न प्रकार के अन्य लेखक कवियों के उदाहरण भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। भाव क्रमबद्ध हो तथा उसमें समरसता होनी चाहिए। भाव यानी जिस भी विषय को लिया गया उसका भाव दूसरे को समझ में आना भी चाहिए। इतनी जटिल या इतनी कठिन भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना है कि वो भाव ही समझ में ना आए। तो ये सब चीजें हमें इनके लिए, हमें निबंध के लिए याद रखनी है। इसके बाद है निबंध के अंग। निबंध के अंग या गठन कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये 3 है। पहला है प्रस्तावना या भूमिका, ठीक है। दूसरा है मुख्य अंश, मुख्य अंश या विषय प्रतिपादन, विषय प्रतिपादन। उपसंहार या समापन, ठीक है। आप लिखते भी हैं, जैसे आप आपने कोई टॉपिक लेते हैं, आप जैसे आपने जल के लिए कोई टॉपिक, जल लिया आपने, टॉपिक लिया जल, आपका टॉपिक है जल, ठीक है। जल के ऊपर आप देखो, टॉपिक बिल्कुल छोटा सा है जल। अब इसको हमें इसकी प्रस्तावना देनी पड़ेगी जल के लिए। फिर मुख्य अंश, विषय प्रतिपादन। मुख्य अंश में हम जल के विषय में क्या, तो आप जैसे कुछ पंक्तियां लेंगी, जैसे रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, है ना। तो यहाँ पे पानी की महिमा बताई गई है, तो यहाँ से आप शुरुआत करेंगे। जब आपने ये किया तो विषय को प्रतिपादन करेंगे। या जैसे जल ही जीवन है, जल है तो कल है, विशेष प्रकार की आप सुक्तियाँ लिखते हैं, है ना, स्लोगन राइटिंग में भी लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हम जल के विषय में कितना लिख सकते हैं। या फिर या आप कहें कि कौन सा कोई भी टॉपिक ले लें, जैसे पर्यावरण है, रक्षाबंधन है, मेरा प्रिय मित्र है, मेरा विद्यालय है, मेरा प्रिय शिक्षक, मेरे देश के प्रधानमंत्री, किसी भी विषय, तो अब आपको उनके लिए पूरी रूपरेखा ऐसे तैयार करनी है। सबसे पहले प्रस्तावना या भूमिका जिसको हम कहते हैं। तो प्रस्तावना में आपको किसी भी टॉपिक के विषय में पूरा बताना है। जैसे कि यहाँ दिया है ना, 30 त्योहार वगैरह जो हमने बताए थे, तो आपको उस प्रस्तावना में बताना है कि कैसे ये प्रक्रिया शुरू होगी, कैसे हुई है, क्या क्या इसके मुख्य कारण है, वो थोड़े शॉर्ट में आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि फिर आगे भी आपको पूरा विषय लेना है। मुख्य अंश, मुख्य अंश यानी अब जल के जीवन में क्या महत्व है। देखो, एक टॉपिक बताया ये सबके लिए है, क्या मुख्य भूमिका है। हम अगर अपने प्राचीन काल, मध्यकाल और अभी जो चल रहा है, इन सब चीज़ों से, इन सब को देखेंगे तो हमें इसके प्रतिपादन का, कि कैसे पहले लोगों ने कुएं, बावड़ियाँ जल का संरक्षण करने के लिए बनवाए थे। राजा महाराजाओं ने पहले तालाब, बड़े बड़े बांध, बंधान बनवाए थे। अगर हम जल की अगर स्थिति को देखें तो राजस्थान में जो जल का स्तर है वो अलग अलग क्षेत्रों में किस कदर कम है।
किनारे जल स्तर ज़्यादा है, नदियाँ किस तरीके से है, नदियों का जल, समुद्र का, आप कितना वर्णन कर पाएंगे एक इस शब्द को लेकर, बहुत सारा वर्णन। फिर जल की जो आज के समय में वर्तमान जो स्थिति है, जल, पीने वाले जल का स्तर कम होना है, तो आप इन सब चीज़ों को इसमें पूरा विषय में प्रतिपादन करेंगे। यहाँ देखो बच्चों, उम्मीद है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको ये चीज़ समझ में आए। तो यहाँ आप ये इसके विषय में पूरा बताएंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, दूसरे टॉपिक का पूरा अंश लेंगे कि जल को किस तरीके से आपको पूरा जल के विषय में पूरा समझाना है। तीसरा है उपसंहार। उपसंहार में आप क्या करेंगे कि आपने पूरा क्या समझाया, तो उपसंहार का आप समझ सार रूप में, सारांश रूप में। तो यहाँ पर आप एक पंक्ति को याद करके और इसके समय उपसंहार में देखिए कि जल हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, इसीलिए इसका पर्याय हम जीवन कहते हैं, क्योंकि जल का पर्यायवाची जीवन है। तो जीवन के लिए जल कितना उपयोगी है, हमने उपयुक्त दिए गए विवरण के आधार पर जाना है, और हम समझते हैं कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। ये हो गया आपका उपसंहार। ऐसे ही आपको सारे जितने भी टॉपिक है वो इस तरीके से आपको लिखना है। बच्चों, आपको उम्मीद है, हमें जो लगता है कि हमने जो समझाया है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें पूछे जरूर। देखिए, जब तक आप पूछेंगे नहीं तो हमें तो यही लगेगा कि आपको सब कुछ समझ में आया है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर तरीके से समझाए, है ना। हो सकता है हमारे में भी कुछ कमी आपको लगे कि हमें नहीं समझा पा रहे, तो आप उनसे पूछिए कि आपको इसमें से क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं, हमें यही लगता रहेगा कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जो भी लगे आप उनसे जरूर पूछें।